ठीक है, तो पिछले वाले क्लास में हम लोगों का मोलारिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन, ये 3 टॉपिक्स हम लोग का पूरा मेनली तुम्हारा इन्हीं 3 टॉपिक्स का यूज होना है। ठीक, हम लोग तो और भी देखे हुए हैं, उसमें से परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मास परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ये सब कवर, पीपीएम, पीपीबी, ये सब कवर किया हुआ है। बट तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से जो क्वेश्चन तुमको देखने के लिए मिलेगा, ये सिर्फ 3 टॉपिक्स। ठीक, एक आध क्वेश्चन हो सकता है कहीं दूसरे किसी कंसंट्रेशन टर्म से दे दे, अगर आगे में मिल जाता है तो फिर उस कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग वहीं पे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बाकी जितना हम लोगों ने क्लियर किया हुआ है उसमें से मान करके चलो मेजर क्वेश्चन तुम्हारे, मेजर क्वेश्चन क्या, सीबीएसई तो उन 3 से बाहर देगा ही नहीं। सीबीएसई में 95% चांसेस है उन 3 से बाहर और नहीं देगा। ठीक, क्या क्या है, मोलारिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन। ठीक, ठीक है, क्यों, और मोल फ्रैक्शन को एक तो एकदम अच्छे से दिमाग में बिठा करके रख, क्योंकि आगे के अभी जो हम लोग लॉस देखने वाले रहेंगे इनमें तुम्हारा मोल फ्रैक्शन, जैसे इवेपोरेशन में राउल्ट्स लॉ आएगा, तुम पिछले साल में हालांकि डाल्टन जो लॉ था वो तुम लोग को नहीं पढ़ाया गया होगा। ठीक, उसको हम यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कवर कर लेंगे। तो इस हिसाब से जो लॉज आएंगे, इन लॉज में तुमको मोल फ्रैक्शन के यूज करने हैं, तो वो तो तुमको किसी भी हाल में आना चाहिए। क्लियर, मोल फ्रैक्शन किसी के दिमाग से उतरा है तो बताओ, याद है? हाँ कि ना? नहीं तो 2 मिनट में जल्दी रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे, फटाफट बताओ है। ठीक, खुलता ही नहीं है कॉपी बुक भाई घर में। देखो, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन बोलने का मतलब, जैसे हम लोगों ने मान लो यहाँ पे 2 सब्सटेंसेस लिया हुआ है, ये है एक ए, ये है सब्सटेंस बी। क्लियर, सब्सटेंस ए मान करके चलो यहाँ पे एन ए मोल है, सब्सटेंस ए का यहाँ पे एन ए मोल है, और सब्सटेंस बी का यहाँ पे एन बी मोल है। क्लियर, क्लियर इतना? अब दोनों को अगर मिला दिया जाएगा, दोनों को अगर आपस में मिला दिया जाएगा तब के केस में, दोनों को अगर मिला दिया गया तब के केस में यहाँ पे जो क्या निकाल रहे थे, मोल फ्रैक्शन ना, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है जीटा, जीटा बोलते हैं इसको। क्लियर, एक्स नहीं जीटा, तो जीटा से इसको, और जीटा ए इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइड बाई हो जाएगा, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। क्लियर, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो एन ए की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा गिवन मास इसका मान लो डब्ल्यू ए, और मोलर मास इसका मान लो एम ए, और इसका मान लो ये हो जाएगा डब्ल्यू ए डिवाइड बाई एम ए प्लस ये हो जाएगा डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी। क्लियर, तो इस हिसाब से उसको एक्सपेंड करके भी तुमको आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी तुमको सॉल्वेंट का, सॉरी सॉल्यूट का मास दे देगा, सॉरी मास निकालने के लिए पूछ देगा। पिछले वाले जब न्यूमेरिकल करा तो वहां पे क्वेश्चन आया भी था। ठीक, तो वहां पे हम लोगों ने इसको ब्रेक किया हुआ था, नंबर ऑफ मोल्स को वेट और मास में, मतलब गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास में, और फिर उस वहां से जो मास वहां पे यूज करना था वो वहां पे हम लोगों को फाइंड आउट करना था। ये क्वेश्चन एक कर भी चुके हैं। क्लियर, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला किसके लिए, मोल फ्रैक्शन फॉर ए। क्लियर, सब्सटेंस ए के लिए। सेकंड, जीटा बी, अगर जीटा बी निकालो यहां से तो ये क्या आ जाएगा, एन बी डिवाइड बाई सेम एन ए प्लस एन बी। आ गया समझ में ये? वहीं अगर यहाँ पे 3 अगर डिफरेंट सब्सटेंसेस होते, ए बी और सी होता, तो ये एन बी, तो यहाँ पे फिर क्या निकाल, यहाँ पे नीचे में क्या होता है, एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, मतलब पूरे सॉल्यूशन में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे सबका सब बन जाएगा। अब ये क्लियर, तो ये है तुम्हारा मोल फ्रैक्शन। ठीक है भाई, देखो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि तुम्हारा सिंपल सिंपल जो टॉपिक थे वो हम लोगों ने कवर कर चुका है, जो कि तुम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक, अब हम लोग यहाँ से थोड़े से नए नए टॉपिक्स पे आगे बढ़ने वाले हैं। अब तुमको नया नया जो है वो टॉपिक देखने के लिए मिलेगा। क्लियर, अगला हेडिंग लगाओ सीधा, इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड एंड प्रेशर। इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड एंड प्रेशर। ठीक है, इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड एंड प्रेशर। सबसे पहले तो हम लोग इवेपोरेशन ही देखने वाले हैं। बोल तो इवेपोरेशन क्या होता है, बोल भाई बोल, इवेपोरेशन क्या होता है? भाप, ठीक, बोल बोल बोल, लगा दिमाग लगा थोड़ा, अब क्लास 12 साइंस के स्टूडेंट टाइप का कुछ बोल, ताकि लगे नहीं भाई 1 साल जो साइंस लेके पढ़ा हुआ है कुछ तो कमाया है। बोल बोल बोल, तू बोल।
इवेपोरेशन क्या होता है, बता इनको आंसर क्या होता है, बोल। सिंपल, लिक्विड का किसी भी लिक्विड का लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने को ही क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। एक चीज में दिमाग में बिठा करके रखना, इवेपोरेशन जो रहता है ये एक सरफेस फिनोमिना होता है। पानी को अगर उबालोगे तो पानी के जो सरफेस में ऊपर का जो सरफेस रहता है वहां के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वही इवेपोरेट होकर के ऊपर निकलेंगे, जो पानी के अंदर में मॉलिक्यूल है वो बाहर नहीं निकलने वाला। क्लियर? तो इवेपोरेशन क्या होता है, इट इज अ, लिखते चलो, इट इज अ सरफेस फिनोमिना। इट इज अ सरफेस फिनोमिना। क्लियर? बोलेंगे किसको बोलने से, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट। क्लियर? ठीक, इसको बोला जाता है इवेपोरेशन। देखो ध्यान से, इवेपोरेशन जो है एक्चुअली इसका तुमको कॉज भी पता रहना चाहिए कि इवेपोरेशन का एक्चुअली में कॉज होता क्या है। ठीक, तो जनरली अगर हम लोग देखेंगे तो मेजर इसके लिए दो ही कॉज हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ध्यान से समझो, अगला हेडिंग लगा लेना, कॉज ऑफ इवेपोरेशन। समझो, इवेपोरेशन के दो ही कॉज हम लोग जनरली हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हो जाएगा इसमें मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल। क्लियर? जो भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनका मोशन पहला, और दूसरा हो जाता है कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, तो उसमें भी क्या होगा, इवेपोरेशन। ये दोनों चीजें इवेपोरेशन कॉज करवाते हैं। अब समझो ध्यान से कैसे। सबसे पहला जैसे मान लो यहाँ पे हम लोगों ने एक वेसल ले लिया। क्लियर? एक वेसल ले लिया, अब यहाँ पे मान लो पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, तो वाटर जो रहेगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मोशन में होंगे। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या होंगे, मोशन में, क्योंकि टेम्परेचर जिस हिसाब से प्रोवाइड इसको किया जाता है उस हिसाब से इनके इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी गेन करेगा। क्लियर? और एनर्जी अगर उसके पास आता है तो एनर्जी आएगा तो वो उसी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यूज करेगा और एक जगह से दूसरे जगह भागने में यूज करेगा वो। समझे इतना? तो जैसे मान लो कोई सा भी एक एटम हो गया, ये एटम इधर उधर भागेगा, इधर उधर भागेगा, तो इसके पास दो टाइप से दो इसके पास दो टाइप से फैक्टर यहाँ पे काम कर रहे होंगे। पहला इसका खुद का मोशन, पहला इसका क्या हो जाएगा, खुद का मोशन, और दूसरा क्या हो जाएगा, कोलिजन बिटवीन इंटरमॉलिक्यूल्स। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी इसके लिए एक टाइप से एनर्जी ही हो जाएगा। ठीक, अब आगे समझो, अगर ये पार्टिकल या ये जो मॉलिक्यूल है ये मोशन में आता है, तो मोशन में आएगा तो इनसे टकरा टकरा करके ये किसी तरीके से फाइनली अगर सरफेस तक पहुंच गया। क्लियर? तो ये भाग करके आया हुआ है, भाग करके आया बोलने का मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी था। क्लियर? और अगर ये मॉलिक्यूल सरफेस तक पहुंच गया है तो सरफेस तक पहुंचने के लिए बाकी जितने मॉलिक्यूल्स नीचे में रहेंगे उसके, उनसे इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तब जाकर के सबको पछाड़ करके आगे पहुंच पाया ना। समझे? तो जो भी मॉलिक्यूल्स किसी इनर रीजन से सरफेस तक पहुंच जाता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी जो रहता है वो बाकी मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रीजन क्या बोलने से, उसका मोशन। क्लियर? क्या हो जाएगा, उसका मोशन और कोलिजन बिटवीन या कोलिजन विथ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। समझे इतना? अरे इतना समझ में आया? तो इस वजह से जब इसके पास क्या आ जाएगा, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, तो फिर ये अपना क्या करेगा, स्टेट चेंज कर जाएगा और लिक्विड स्टेट से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर स्टेट में, और उसी को हम लोग बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। समझे इतना? क्लियर? तो भाई लिखो, कॉज ऑफ इवेपोरेशन, इसमें क्या लिखोगे, इसमें क्या आ जाएगा, मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल या मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखो। मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन। ये दोनों फिनोमिना करेंगे क्या, किसी भी एक एटम या किसी भी मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल।
जिस मॉलिक्यूल का जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा वो उतना सरफेस तक भागेगा। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी सरफेस में रहने वाले मॉलिक्यूल्स का होगा, क्योंकि वो बाकी मॉलिक्यूल्स भी तो भाग रहे हैं अंदर में, बाकी मॉलिक्यूल्स में अंदर में भाग रहा है, और बाकी मॉलिक्यूल्स में अंदर में एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं, समझे। लेकिन वो मॉलिक्यूल जो सरफेस तक पहुंच पाता है वो बाकी मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा भागा है, समझे इतना। उसका मोशन बाकी के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा, उसका कोलिजन बाकी के कंपैरिजन में ज्यादा, तो इस वजह से उसका एनर्जी भी क्या हो जाएगा बाकी के कंपैरिजन में ज्यादा, ठीक। और सरफेस से ही जब उसको और ज्यादा हीट या फिर किसी टाइप से थोड़ा मोड़ा और एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है तो वो अपना स्टेट चेंज करके उड़ जाएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो ये कैसा हो जाएगा, ये एक सरफेस फिनोमिना होता है, और कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है, ठीक है। चलो इतने को लिखो भाई जल्दी। लिखो इतने को जल्दी लिखो। हो गया, ठीक। तो ये तो हो गया इवेपोरेशन, समझ में आया इतना। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, देखो पहला फैक्टर इसमें आ जाएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर, तो ध्यान से बताओ मेरे को, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा कि कम होगा, सिंपल बढ़ेगा वो, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक। इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, टेम्परेचर के प्रोपोर्शन हो जाएगा। हालांकि वो 100% डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता नहीं है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, बट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, लेकिन बुक्स में ये लिखा हुआ रहता है तो तुम लोग लिख लो। क्लियर है इतना। तो यहाँ पे ये इवेपोरेशन जो रहता है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जिस रेशियो में टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उसी रेशियो में इवेपोरेशन भी बढ़ना चाहिए, ठीक। तो तब के केस में उसका ग्राफ जो मिलता है वो इस टाइप से तुमको स्ट्रेट मिलना चाहिए। क्लियर, बुक्स में देखोगे तो ग्राफ ऐसा ही बनाया हुआ रहता है, क्योंकि उसमें रिप्रेजेंट भी इसको इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर से किया हुआ रहता है। क्लियर, बट एक्चुअली में अगर देखोगे तो इसका ग्राफ ऐसे प्लॉट ना हो करके इस हिसाब से प्लॉट होता है। इस हिसाब से प्लॉट होने का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ इवेपोरेशन तो बढ़ ही रहा है, लेकिन तुमको कांस्टेंट इंक्रीमेंट दिख रहा है क्या, नहीं ना, वेरिएबल है, समझे। तो इस हिसाब से ये वैल्यू जो है तुम दिमाग में बिठा करके रखो, आगे अगर, हालांकि याद तो रहेगा नहीं वैसे भी, लेकिन अगर याद रहा तो आगे के कुछ एग्जाम्स में काम आएगा, बोर्ड के लिए तुम्हारा यही लिखना है। क्लियर है इतना, समझे। तो पहला किस पे डिपेंड करेगा, ये टेम्परेचर पे। सेकंड नंबर एक्सप्लेन थोड़ी करना है भाई, ये तो जान लोगे। अब जब हम लोग किसी भी घर में भी अगर बर्तन वर्तन में चाय वाय बनाते रहोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो उसमें से स्टीम निकलता है वो कम हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्टीम का अमाउंट जो रहता है वो बढ़ जाता है, सिंपल। तो वो भी इवेपोरेशन का इतना प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। दूसरा चीज आता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, सिंपल। जैसे मान लो ये एक बॉटल पानी लिया हुआ है, ये एक बॉटल पानी लिया हुआ है। अभी अगर इसका ऊपर का जो इसका माउथ देखो तो छोटा छोटा दिखेगा, इसका जो ओपनिंग है ये छोटा है, समझे। इसको मैं ऐसे ही करके मैं रख दिया कहीं पे, क्लियर। और ये एक बॉटल पानी पूरा का पूरा ऐसे करके मैं ये फ्लोर पे फैला दिया, पूरा एक बॉटल पानी। बताओ कौन जल्दी सूखेगा, ये बॉटल का रखा हुआ पानी जल्दी सूखेगा या फिर ये फ्लोर में फैला हुआ पानी जल्दी सूखेगा, फ्लोर में फैला हुआ सूखेगा, सिंपल। तो बताओ इसका सरफेस एरिया तुमको सिर्फ और सिर्फ ये सर्कुलर शेप में दिख रहा है, इतना ही, क्लियर। और ये फ्लोर में ये फैलेगा तो जितना एरिया ये एक्वायर करेगा वो उसका सरफेस एरिया हो गया। तो बॉटल में जब है तो इसका सरफेस एरिया कम है, और जब नीचे में ये फ्लोर में आ जाएगा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो इवेपोरेशन भी क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर, लिखो भाई सेकंड नंबर लिखो, इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। क्लियर, सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। दो पॉइंट्स क्लियर हो गया, दो पॉइंट्स क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट,
तीसरा पॉइंट लिखो, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। क्लियर? देखो डेंसिटी का मतलब क्या समझते हो? मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो एकदम पास पास में होंगे। क्लियर? तो डेंसिटी डेंसिटी अगर बढ़ाते हैं, जैसे मान लो शुगर सिरप लिए हुए हो और सिर्फ वाटर लिए हुए हो, दोनों में से कौन ज्यादा इवेपोरेट होगा? और जल्दी वाटर ही होगा, क्योंकि उसका डेंसिटी जो है वो कम कम है एज कंपेयर टू। हालांकि एग्जांपल यहाँ पे फिट नहीं बैठने वाला, लेकिन सिर्फ तुम्हारे दिमाग के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जब आगे के टॉपिक्स देखेंगे तो तुमको इनमें क्लियर डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है? लेकिन अभी सिर्फ सोचो, सोचो सिर्फ इतना कि शुगर सिरप जो है वो क्या है, ज्यादा डेंस है एज कंपेयर टू वाटर। तब के केस में शुगर सिरप इवेपोरेट कम होगा, किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन। क्लियर इतना? तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल बोल रहे हैं यहाँ पे, तो यहां से क्या लेना है? इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय अंडर रूट डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। ये एक फॉर्मूला होता है, एक्चुअली ये किसका एक लॉ है। चलो इसको लिखो पहले, इसके बाजू में जगह छोड़ देना, याद आएगा फिर लिखवाता हूं। डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। क्लियर? इसके लिए जगह छोड़े रहना, ये एक लॉ है, जिसका भी लॉ है मैं उसको लिखवाऊंगा, अभी दिमाग से उतर रहा है वो लिखवाएंगे इसको। तो 3 पॉइंट्स क्लियर हुआ क्या? 3 पॉइंट्स क्लियर हो गया। नेक्स्ट 4th पॉइंट लिखो, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। इसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स का मतलब किसको पता है, जानता है कोहेसिव फोर्स? बोल, सुने थोड़ा सा, बोल भाई बोल, कोहेसिव फोर्स क्या होता है, क्या होना चाहिए? नहीं बोलेगा? तू बोल। एडहेसिव में, दोनों में कंफ्यूज हो जा रहा है। ठीक, चल तो दिमाग वाली लड़की बता। नहीं पता तेरे को? तुम लोग को ना घर में खाना नहीं गोबर खाना चाहिए। आ रहा है बात समझ में? खाना तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है भाई, दिमाग ही काम नहीं कर रहा तुम्हारा। पैदल हो, यहाँ पे साफ साफ तो लिखा हुआ है इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। क्या दिमाग लगा रहे थे इतना? इसमें लिखा तो हुआ है भाई, पूरा स्टेटमेंट यहाँ ऊपर में। खाना तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं, चावल दाल मत खाना आज। तुम आजू बाजू घर में पता करो कहाँ गोबर मिलता है। ये क्लियर हुआ? इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स लगता है सेम मॉलिक्यूल होना चाहिए। जैसे जैसे समझो पानी, जैसे इसमें पानी है, इसमें पानी है, पानी को अगर मैं यहाँ पे एक हाथ में अगर ड्रॉप लेता हूँ, ठीक, हाथ में अगर एक दो ड्रॉप लिए, मान लो एक ड्रॉप यहाँ लिया, दूसरा ड्रॉप यहाँ लिया, जैसे मान लो यहाँ पे 2 ड्रॉप लिए, एक ड्रॉप यहाँ हो गया वाटर का, दूसरा ड्रॉप यहाँ हो गया। क्लियर? एक छोटा सा पतला सा खिड़की लेना, समझ में आता है ना, वो जो खूंटी होता है, वो झाड़ू वाड़ू का कुछ भी। क्लियर? उसको ले करके यहाँ के पास, यहाँ से एक छोटा सा ऐसे लाइन खींचना, ठीक है, एक छोटा सा ऐसे लाइन खींचना, और लाइन ऐसे खींचना कि ये वाटर जो है धीरे 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 करके इसके साथ में मिलना चालू हो। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं, दोनों एकदम तेजी से मिल जाते हैं। ठीक, क्लियर? तो रीजन क्या है वहां पे? वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में अपना खुद का क्या होता है? अट्रैक्शन का फोर्स होता है। तो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। क्लियर? और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। जैसे ये पानी को अगर मैं हाथ में लिया और ये बोर्ड में ऐसे करके छींटा मारूंगा, तो पानी इस बोर्ड पे चिपकेगा कि चुपचाप नीचे उतर जाएगा? चिपक जाएगा वहां पे। क्लियर? तो पानी का मॉलिक्यूल्स अलग और ये जो बोर्ड है इसका मॉलिक्यूल अलग हो गया, लेकिन दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स है। तो उस टाइम पे जो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलते हैं? एडहेसिव फोर्स। अरे पैदलो, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, घर में जो फेविकोल वगैरह लेकर के आया जाता है उसमें एडहेसिव ग्लू लिखा हुआ रहता है, कभी पढ़े हो क्या? रील से फुर्सत मिले तब ना देखो, देखा है?
ईमानदारी से बोल भाई, नहीं तो पूछ दूंगा कि कहाँ पे लिखा हुआ रहता है। हाँ तो सुना था सर। क्लियर? जो फेविकोल वगैरह ग्लू वगैरह आते हैं उस पे लिखा हुआ रहता है एडहेसिव ग्लू करके। तो एडहेसिव ग्लू लिखा है बोलने का मतलब वो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स को चिपकाएगा कि दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल्स को चिपकाएगा, क्योंकि वो तो खुद अपना एक मॉलिक्यूल बना लिया। क्लियर? बीच में वो एक, जैसे मान लो ये दोनों हाथ को चिपकाना है, चलो ये दोनों तो सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बन गए, लेकिन वो बीच में एक लेयर बनाएगा ना, इन दोनों के बीच में उसको जब रखा मतलब प्ले क्या बोलते हैं उसको, अप्लाई किया जाएगा, तो क्या क्या कर रहा है वो, इन दोनों के बीच में एक अलग से लेयर बना रहा है। तो वो जो लेयर है वो इसको भी चिपका करके रखा है और वही लेयर इसको भी चिपका करके रखा हुआ है। क्लियर हुआ? तो उस टाइप के फोर्स को क्या बोलते हैं? एडहेसिव फोर्स। और सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले को कोहेसिव। एक चीज दिमाग में बिठा लो, जहां जहां पे ये को वर्ड दिखता है CO, इसका मतलब होता है साथ में। समझे? पायलट जो रहते हैं को पायलट मतलब साथ वाला पायलट हो जाता है, एक्टर जो रहते हैं को एक्टर बोलने का मतलब उनके साथ वाला एक्टर हो जाएगा। समझे इतना? बस इतना दिमाग में बिठाओ। को वर्ड तुमको मोस्टली साइंस स्ट्रीम वाले हो तो को वर्ड तो तुमको देखने के लिए मिलता ही है, और मैथ्स में तो दिखता ही है। समझे इतना? कोऑर्डिनेट्स होता है, तो कोऑर्डिनेट्स मतलब साथ वाले ऑर्डिनेट्स। क्लियर हुआ? तो इस हिसाब से जहां पे भी तुमको को वर्ड दिखेगा समझ जाना वो साथ में की बात कर। इतने में कोई डाउट है? नहीं? आगे देखो। देखो कुछ कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स जो रहता है वो ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर बताएंगे इसमें तो ध्यान से समझो। एक होता है पोलर सब्सटेंसेस, एक हो जाएगा नॉन पोलर सब्सटेंसेस। ठीक, ये तो नाम सुने हुए रहोगे। नाम सुन, एग्जाम्पल कोई बताए, बोल तो एक आध एग्जाम्पल पोलर का बोल। पोलर नॉन पोलर जिसका पता है। नहीं, दोनों का नहीं पता। बोल पीछे, सोच रही है, पता नहीं है। पीछे, दोनों का नहीं पता। बाजू, हाँ, और वो तो पोलर में चला जाएगा। चलो देखो, पोलर हम लोग उसको बोलते हैं जैसे H2O हो गया, ठीक, एल्कोहल हो गया। एल्कोहल बोलने का मतलब जैसे C2H5OH ले लिए, ये भी क्या हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। ठीक है? ग्लिसरॉल ले लो, और ग्लिसरैल्डी सॉरी ग्लिसरॉल हो गया। तो इस टाइप से जो भी आएंगे तुम्हारे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? पोलर। नॉन पोलर में जैसे CCl4 ले लिए, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये क्या होता है? नॉन पोलर होता है। अब ध्यान से समझो, पोलर कोई सा भी कंपाउंड है, कोई सा भी कंपाउंड अगर पोलर है तो उसमें जो भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। क्लियर? जनरली अगर तुमको पोलर कोई सा भी कंपाउंड है और उसमें अगर तुमको हाइड्रोजन देखने के लिए मिल रहा होगा, तो हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। समझे इतना? तो इस हिसाब से अगर देखोगे, इस हिसाब से अगर देखोगे तो पोलर कंपाउंड्स के बीच में अगर ये बहुत सारे बॉन्ड्स बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड में भी अट्रैक्शन अच्छा खासा रहता है, तो बहुत सारे बॉन्ड्स अगर बना रहे हैं तो सारे बॉन्ड्स के बीच में अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? अब जैसे ये पोलर नेचर के, तो पोलर नेचर के होंगे तो ये साथ साथ ये एक तो कोवेलेंट बॉन्ड भी बना रहे होंगे, और इनका कोवेलेंट बॉन्ड किस हिसाब से आएगा? सॉरी, आयनिक बॉन्ड जैसा भी अपीयर हो रहा होगा। अरे पैदल देखे नहीं हो फजांस रूल वगैरह क्लास 11th में? ठीक, तो अगर पोलर है तो इनके बीच में सिर्फ इतना दिमाग में बिठा लो भाई, पोलर है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा नॉन पोलर के कंपैरिजन। समझे इतना? तब के केस में मेरे को बताओ, ये ज्यादा इवेपोरेट होगा कि ये ज्यादा इवेपोरेट होंगे? थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। कार्बन टेट्राक्लोराइड ज्यादा इवेपोरेट होगा या फिर वाटर ज्यादा इवेपोरेट होगा? सिंपल, CCl4 दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में जो इसका बॉन्ड होगा वो वीक होगा, और H2O का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो जितना कम, मतलब कि जितना कम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हुआ या फिर जितना वीक बॉन्ड होगा, वो आसानी से उतना एक दूसरे से छोड़ देंगे, और जितने आसानी से छोड़ेंगे उतना कम टेम्परेचर पे भी वो आपस क्या हो जाएगा? वो इवेपोरेट हो जाएगा। समझे इतना? तो जिसका जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स कम, उसका इवेपोरेशन ज्यादा। समझे? क्लियर? तो क्या हो जाएगा? इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या है ये? फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स।
फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। क्लियर? अरे समझ जाओगे अब। क्लियर है? तो टोटल कितने फैक्टर्स देखे हम लोगों ने? 4। ठीक है, एक आध दो और भी यूज करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे इवेपोरेशन जो रहता है वो किसी वेसल के शेप साइज पे वो डिपेंड नहीं करता। क्लियर? हालांकि लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी तो भी काम चल जाएगा। 4 बहुत है तुम्हारे लिए। बोर्ड्स में आया तो भी कितने मार्क्स का? मुश्किल से 2 नंबर का। 4 पॉइंट्स उसके लिए सफिशिएंट है। डन? ठीक, देखो आगे। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ भाई, वेपर प्रेशर। देखो, मान लो मैंने यहाँ पे एक बर्तन लिया हुआ है और नीचे से आग जला करके इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं। यहाँ पे पानी रखे हैं, पानी रखे हुए हैं। क्लियर? इसको जब गर्म करेंगे तो ये स्टीम बन करके बाहर निकलेगा। ठीक, बताओ ये जो वेपर बना हुआ है ये प्रेशर लगाएगा कि नहीं लगाएगा? क्या बोल रही है? करेगा। किस पे करेगा? तो पगला गई है क्या? वो ऊपर जा रहा है तो नीचे पानी में क्यों प्रेशर लगाएगा? मैं बोल रहा हूं यहां से ये जो वेपर है इवेपोरेट हुआ, तो ये जो वेपर्स हैं ये प्रेशर लगाएंगे क्या कहीं पे? ये कहीं पे प्रेशर इंपोज करेगा क्या? अरे सिंपल नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्लियर? रीजन क्या बोलने से? ये ओपन वेसल लिया हुआ है हम लोगों ने। ओपन वेसल लिया तो जो जितना भी यहां से हम लोग इसको हीट प्रोड्यूस करेंगे सारा का सारा हीट वेपराइज होकर के, सारा का सारा जो लिक्विड है ये वेपराइज होकर के ये एनवायरमेंट में चला जाएगा और कहीं पे भी ये प्रेशर नहीं लगाने वाला। क्लियर? तो हम लोगों को वेपर प्रेशर देखना है, तो वेपर जो है ये प्रेशर तभी लगाएगा जब इसको हम लोग किसी एक क्लोज्ड कंटेनर में रखेंगे। समझे इतना? तो ये अगर कंटेनर को हम लोग क्या करें, यहां से बंद कर दिया जाए, इस कंटेनर को ऊपर से ढक्कन लगा करके बंद कर दिया गया। ठीक, तो मान लो इसको अगर हम लोग बंद किए हुए हैं, तब के केस में ये जो वेपर है, यहां से जो वेपर रिलीज हो रहा है, ये वेपर अब क्या करेंगे, पूरे के पूरे कंटेनर के वॉल्स पे प्रेशर लगाना चालू करेंगे। समझे इतना? क्लियर? अब समझो ये प्रेशर हम लोग को ऐसे नहीं देखना रहता। अब मैं इसको कंटिन्यूअसली गर्म करना स्टार्ट किया, तो जब गर्म, अब तो इसके वेपर जो है वो बाहर भी नहीं जा पाएंगे, सारे के सारे वेपर जो है वो अंदर में ही ट्रैप हो जाएगा। और अंदर में तुमको 2 स्टेट्स देखने के लिए मिलने वाला है मैटर का। एक हो जाएगा गैस स्टेट वेपर के फॉर्म में और दूसरा हो जाएगा लिक्विड स्टेट। क्लियर? तो अब जब हम लोगों ने कंटेनर को क्लोज कर दिया तो यहाँ पे 2 चीजें साइमल्टेनियसली होने वाले हैं कुछ टाइम के बाद। एक तो लिक्विड जो है ये कंटिन्यूअसली वेपर में कन्वर्ट होते जाएगा और वेपर को भी भागने का कहीं जगह नहीं है, तो वेपर भी जो है वो फिर कंडेंस होकर के लिक्विड बनाना चालू करेगा। क्लियर? तो ऐसा स्टेट जहां पे लिक्विड जितने अमाउंट पे वेपर बना रहा है, वेपर कंडेंस होकर के उतने ही अमाउंट पे वापस से लिक्विड बना रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट। समझे इतना? तो जब हम लोग किसी भी लिक्विड को क्लोज्ड कंटेनर में ले करके गर्म करते हैं, वेपराइज करते हैं, और वेपराइजेशन का जो प्रोसेस रहता है ये इक्विलिब्रियम स्टेट तक पहुंच जाता है। क्लियर? उस टाइम पे जो वेपर्स होगा ये इस कंटेनर के वॉल्स पे जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा उसी को क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। आया समझ में इतना? भेजे में घुसा? कंडीशंस याद रखना है। पहला चीज, कंटेनर जो रहना चाहिए वो क्लोज्ड होना चाहिए। क्लियर? दूसरा, इक्विलिब्रियम के स्टेट आने के बाद हम लोग को प्रेशर चेक करना है। ऐसा नहीं कि 5 मिनट आग जला दिए और फिर छोड़ दिए, फिर देख रहे हैं कि उसका प्रेशर कितना एग्जर्ट कर रहा है। आया समझ में इतना? तो इक्विलिब्रियम स्टेट आने के बाद ही हम, और इक्विलिब्रियम तभी अचीव होता है जब कंटेनर क्लोज्ड हो। पिछले साल में प्रोसेसेस नहीं देखे थे? वर्क डन प्रोसेसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, सब देखे नहीं थे? उसी में तो पढ़ाया गया था पैदल लो कि क्लोज्ड कंटेनर में ही इक्विलिब्रियम अचीव किया जाता है। ठीक, ओपन वेसल में कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आता। समझे? बन जाएगा इतना? ठीक है। तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? ये प्रेशर exerted by vapor in a closed container, या वेसल लिख लो, in a closed vessel
एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बोलने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा लिक्विड जितना फॉर्म कर रहा है वेपर, उतना ही वेपर जो रहेगा वो लिक्विड फॉर्म करेगा। ठीक है, क्लियर? लिखे इतना? ठीक है, अब देखो आगे। देखो वेपराइजेशन के बेसिस पे, मतलब कि कोई सा भी सब्सटेंस वेपराइज होगा या नहीं होगा, इस बेसिस पे हम लोग इस चैप्टर के लिए सब्सटेंसेस को दो टाइप से क्लासिफाई करने वाले हैं। एक हो जाएगा तुम्हारा वोलाटाइल सब्सटेंसेस और दूसरा हो जाएगा नॉन वोलाटाइल सब्सटेंसेस। वोलाटाइल सब्सटेंसेस वो सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो इवेपोरेट होना चाहते हैं, जो कि इवेपोरेट होंगे। क्लियर? जनरली लिक्विड्स अगर हम लोग इस पे लेते हैं तो ये सारे के सारे हो जाएंगे तुम्हारे वोलाटाइल सब्सटेंसेस। क्लियर है? दूसरा हो जाएगा नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल बोलने का मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो कि इवेपोरेट नहीं होंगे। क्लियर? जनरली इसमें हम लोग जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, यूरिया हो गया, ये सारे के सारे सॉलिड होते हैं। क्लियर? ये सारे क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। तो ये तो इवेपोरेट होंगे नहीं फिर, समझे इतना? तो इवेपोरेशन के बेसिस पे हम लोग दो टाइप से सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करते हैं। लिखो, सब्सटेंसेस दो टाइप से क्लासिफाई करेंगे। एक हो जाएगा इसमें से वोलाटाइल सब्सटेंस, एक हो जाएगा इसमें से नॉन वोलाटाइल। ठीक, एक हो जाएगा वोलाटाइल, एक हो जाएगा, इसमें क्या लिखो? इसमें लिखो वांट्स टू इवेपोरेट। डू नॉट वांट्स टू इवेपोरेट। ठीक है, ये इवेपोरेट होते हैं, वो इवेपोरेट नहीं होते हैं। इसमें एग्जांपल में लिख सकते हो वाटर, इथाइल अल्कोहल जैसे ले लिए, C2H5, OH, ये सारे आ जाएंगे इसके एग्जांपल में। यूरिया ही लिखो, अभी मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, इसका फॉर्मूला अगले क्लास तक याद रहना चाहिए, समझे? NH2CO NH2 होता है। क्लियर? ग्लूकोज लो या फिर फ्रक्टोज लो, दोनों का ही फॉर्मूला C6H12O6 होता है। सुक्रोज जो होता है इसका फॉर्मूला C12H22O11 होता है, समझे? ठीक, चलो, तो ये सब चीज लिख लो एग्जाम्पल में, इतना छापो जल्दी। लिखे क्या? लिख लिए? ठीक, देखो भाई अब यहां से आगे देखो, ये तुम्हारा क्या क्या हो गया? वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल सब्सटेंसेस। अब इन्हीं के बेसिस पे हम लोग तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ चालू करने वाले हैं। अगला हेडिंग लगाओ, राउल्स लॉ। अच्छा हाँ, अभी एक लॉ छोटा छुड़वाए थे ना यहाँ पे, ठीक, लिखो उसका नाम लिखो, ग्राहम्स लॉ। ग्राहम्स लॉ ये बोलता है इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/डेंसिटी अंडर रूट डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। क्लियर? उस लॉ को बोल, वो जो लॉ दिया हुआ था वो हो जाएगा ग्राहम्स लॉ। क्लियर? चलो, तो ये हो जाएगा ग्राहम्स लॉ। नेक्स्ट राउल्स लॉ देखेंगे भाई। देखो अब यहां से थोड़े थोड़े टर्म्स को भी याद रखने की कोशिश करना, मैं एक एक करके अच्छे से इलेबोरेट करते हुए चल रहा हूं, ध्यान से देखते हुए चलो। सबसे पहला जैसे मान लो हम लोगों ने लिया हुआ है एक कंटेनर, ठीक है, एक कंटेनर लिए हुए हैं, इसमें कोई सा भी एक लिक्विड लिया हुआ है अभी ए, ठीक, अभी इसमें हम लोगों ने कोई सा भी एक लिक्विड ए लिया हुआ है। क्लियर? अब जब हम लोग इसको, चलो इसको क्लोज कर दिए, इसको मान लो क्लोज किया हुआ है, लिक्विड ए हो गया, इसको एक कॉपी भी बना लेते हैं, ये हो गया लिक्विड ए, ये हो गया लिक्विड बी, और इन दोनों को फिर मिलाएंगे इधर। तो यहां से ये लिक्विड ए है, जब इसको हम लोग इवेपोरेट करेंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पे वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, करेगा। तब के केस में इसके प्रेशर को हम लोग बोलते हैं पी ए, जो इसका प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा यहाँ पे लिक्विड ए,
ये हो जाएगा पी नॉट ए, इसको हम लोग पी नॉट ए से रिप्रेजेंट करने वाले। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? पी नॉट ए बोलने का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सिर्फ ए का, समझे? और इस कंटेनर में सिर्फ ए सब्सटेंस है, तो इसका जो प्रेशर हो जाएगा वो पी नॉट ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें मान लो एक सब्सटेंस लिया हुआ है बी, अब इसका अगर हम लोग वेपर प्रेशर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी बी इक्वल हम लोग इसको डिनोट करेंगे पी नॉट बी से। कितना क्लियर? कितना क्लियर? अब देखो ये दोनों सब्सटेंसेस को हम लोगों ने मिलाया, ये दोनों सब्सटेंसेस को हम लोगों ने मिलाया, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें ए भी है और बी भी है। अब दोनों के मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है? अब ए तो अपना वेपर प्रेशर यहाँ पे क्रिएट करेगा, बी अपना वेपर प्रेशर यहाँ पे क्रिएट करेगा, लेकिन ए जो है, ए का यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या था, पी नॉट ए था। कौन से कंडीशन में? जब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ए सब्सटेंस रखा हुआ था। लेकिन जब दोनों को हम लोगों ने मिलाया हुआ है तो यहाँ पे ए भी सब्सटेंस आया हुआ है और बी सब्सटेंस भी आया हुआ है। अब के केस में इसका जो प्रेशर है पी ए जो है वो पी नॉट ए नहीं आएगा, समझे? क्योंकि वहां पे अब दूसरा सब्सटेंस भी आ चुका है। अरे क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ ये? समझे इतना? तो यहाँ पे अगर दूसरा सब्सटेंस भी आ चुका है तब के केस में पी ए अगर निकालते हैं, पी ए अगर निकालते हैं, बोलने का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ, सॉरी प्रेशर ऑफ ए। यहाँ पे अब ध्यान दो, ये जो जगह हम लोगों ने यूज किया हुआ है, यहाँ पे जो हम लोगों ने प्रेशर निकाला हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर है ए का, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर है ए का, और यहाँ पे कंपाउंड में क्या रखा हुआ है, सिर्फ ए। समझे इतना? अब ध्यान दो, यहाँ पे जो हम लोग पी ए निकाल रहे हैं ये भी प्रेशर है सिर्फ और सिर्फ ए का, लेकिन कंपाउंड्स यहाँ पे ए और बी दोनों है। इतना क्लियर हुआ? अब समझो, जब खुद में से खुद का प्रेशर निकाल रहा है तो उसका वैल्यू है ये, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर। क्लियर? जब कोई दूसरा सब्सटेंस ना हो, वहां पे जो सब्सटेंस है उसी का अगर प्रेशर निकाला जा रहा है तो उसको बोलेंगे प्रेशर। दूसरा समझो, यहाँ पे ए भी है और बी भी है, ए भी है और बी भी है, तब के केस में खाली ए का प्रेशर निकालोगे तो ए अपना अकेले का प्रेशर निकाल रहा होगा, मतलब एक्सर्ट कर रहा होगा क्या यहाँ पे? नहीं ना, कुछ अमाउंट पे यहाँ पे बी भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, पी बी, क्योंकि दोनों ही लिक्विड है यहाँ पे। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? तो पी ए का भी यहाँ पे प्रेशर होगा, पी बी का भी प्रेशर होगा, लेकिन पी ए का एक्चुअल प्रेशर कितना है अगर ये सिर्फ निकाला जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। पार्शियल प्रेशर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पार्शियल प्रेशर। अब ये कॉन्सेप्ट समझो ध्यान से, यहाँ पे जो प्रेशर है ये दोनों का है, पी ए भी है और पी बी भी है, और टोटल प्रेशर कितना है बोलने से पी टी अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। क्लियर? क्लियर? लेकिन यहाँ पे जो ये जो प्रेशर ऑफ ए लिखा हुआ है, जब दो अलग अलग सब्सटेंसेस लिए हुए हैं तो हम लोग इसको प्रेशर ऑफ ए ना बोल करके इसको पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बोलते हैं। रीजन क्या है समझो, पार्ट यहाँ पे दिख रहा है तुमको, सिर्फ समझने के लिए है, एक्चुअली में फिजिक्स में ऐसा नहीं होता, मैं बता रहा हूँ। पार्ट दिख रहा है यहाँ पे तुमको, तो यहाँ पे एक पार्ट का प्रेशर ये लगा रहा है और एक पार्ट का प्रेशर ये लगा रहा है, तो इसका प्रेशर क्या हो गया, पार्शियल, और उसका भी प्रेशर क्या हो गया, पार्शियल। समझे? ये अपना प्रेशर खुद लगा रहा है, मतलब अपने पार्ट का प्रेशर ये खुद लगा रहा है और अपने पार्ट का प्रेशर वो खुद लगा रहा है। लेकिन पहले जब ये अपना प्रेशर लगा रहा था तो सब्सटेंस भी वही था, लेकिन अब क्या हो चुका है, उसके साथ में दूसरा सब्सटेंस भी आ चुका है। अरे क्लियर हुआ? इतना इतना समझ में आया? तब के केस में जब जब यहाँ पे दो या तीन अलग अलग सब्सटेंसेस होंगे और दो डिफरेंट सब्सटेंसेस या तीन डिफरेंट सब्सटेंसेस में से किसी एक सब्सटेंस का प्रेशर निकालना रहेगा तो उसको हम लोग प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस ना बोल क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। समझे इतना? तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है टोटल प्रेशर, मतलब इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, मतलब प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी। लेकिन यहाँ पे प्रेशर ऑफ ए के जगह पे हम लोग पी नॉट ए नहीं यूज करेंगे, क्योंकि पी नॉट ए जो है ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए नहीं है, ये क्या है, ये सिर्फ प्रेशर ऑफ ए है। ये समझ में आया? यहाँ पे पी नॉट ए, अरे पी नॉट ए क्या है, प्रेशर ऑफ ए ही हुआ ना, जब वहां पे सब्सटेंस भी ए ही रखा हुआ रहे और वही चीज इवेपोरेट होता हो। एक तरीके से मान लो कि ये ए सब्सटेंस का एब्सोल्यूट प्रेशर है। क्लियर हुआ? ठीक, यहाँ पे पी टी इक्वल टू क्या लिखे हुए हैं, पी ए प्लस पी बी लिखे हुए हैं। समझे इतना? तो देखो यहाँ पे अगर पी ए के जगह पी नॉट ए नहीं लेंगे, पी बी के जगह पी नॉट बी नहीं लेंगे, तो इसके जगह पे कुछ दूसरा यूज करना रहेगा, और वो जो यूज करना है उसी को दिया हुआ था कौन, राउल्स। ठीक, उसी को बताया था राउल्स कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना होगा। समझे इतना? एक चीज मैं तुमको नोट करवाना भूल गया हूँ,
हेनरीज लॉ जो लिखे हुए हो, इसको हम लोग को दो टाइप से देखना है। मैं यहाँ साइड में बता रहा हूँ, इसको समझ लो। यहाँ साइड में बता रहा हूँ, इसको समझ लो। जैसे यहाँ पे हम लोगों का एक सॉल्यूशन आया हुआ है जिसमें कि एक सब्सटेंस ए है, दूसरा सब्सटेंस बी है, कोई सा भी सॉल्यूट कोई सा भी सॉल्वेंट हो सकता है। समझे इतना? तो ये जो केस हम लोगों ने यूज किया हुआ है, दोनों ही वेपर बना रहे हैं, दोनों ही वेपर्स बना रहे हैं। सब्सटेंस ए भी वेपर बनाया और सब्सटेंस बी भी वेपर बनाया। तो ये जो दोनों सब्सटेंस हम लोग लिए हुए, दोनों कैसे हैं? वोलाटाइल सब्सटेंसेस हैं। अरे दोनों कैसे होंगे? वोलाटाइल हो जाएंगे। दूसरा केस हम लोग जो देखने वाले हैं, ये कौन सा केस हो जाएगा? व्हेन बोथ आर, जनरली तुमको बाइनरी सॉल्यूशन ही देखने के लिए मिलता है, ठीक है? टर्नरी टर्नरी होता तो 3 सब्सटेंसेस होते, क्वाटर्नरी होता तो 4 सब्सटेंसेस होते। तो यहाँ पे कितने हैं? 2। क्लियर? और 2 सब्सटेंसेस का सॉल्यूशन क्या बोला जाता है? बाइनरी सॉल्यूशन। क्लियर है? तो यहाँ पे व्हेन बोथ आर वोलाटाइल, व्हेन बोथ आर वोलाटाइल, ए भी वोलाटाइल है, बी भी वोलाटाइल है, बोलने का मतलब गर्म करेंगे तो दोनों इवेपोरेट होंगे। समझे? दूसरा केस जो हम लोग कल देखेंगे, मे भी आज तो हो ही नहीं पाएगा, कल ही हो पाएगा। दूसरा केस जो हम लोग देखेंगे, एक हो जाएगा वोलाटाइल और दूसरा हो जाएगा नॉन वोलाटाइल। क्लियर? एक हो जाएगा वोलाटाइल और दूसरा हो जाएगा नॉन वोलाटाइल। तो ये देखेंगे हम लोग कल। कल जब देखेंगे तो एक तो प्रेशर बनाएगा लेकिन दूसरा यहाँ पे प्रेशर नहीं बनाएगा। अरे कल देखेंगे, उसको छोड़ो। ये समझ में आया क्या? इसमें दोनों ही सब्सटेंसेस कैसे हैं? वोलाटाइल सब्सटेंस, मतलब दोनों ही इवेपोरेट होने वाले रहेंगे। क्लियर? लॉ देखो कि जब भी कोई डिफरेंट वोलाटाइल सब्सटेंसेस का हम लोग सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, क्लियर, तो हम लोग वोलाटाइल सब्सटेंसेस यूज किए और दोनों का सॉल्यूशन क्रिएट किए। अब जब इवेपोरेशन होता है तो उस पे सब्सटेंसेस ए का पार्शियल प्रेशर आएगा और सब्सटेंस बी का भी क्या आएगा? पार्शियल प्रेशर आएगा। तो ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अभी अभी बताया था मोल फ्रैक्शन क्या होता है, समझे इतना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बोल दिया? ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का। और अगर वही हम लोग बी लेते हैं तो बी का क्या हो जाएगा? पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा बी। यहां तक समझ में आया? ये है भाई हेनरी लॉ। हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ क्या एक्सप्लेन करता है कि किसी भी सॉल्यूशन में एक सब्सटेंस का इंपोज किया हुआ पार्शियल प्रेशर जो रहता है, वो उस सॉल्यूशन में उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शन होता है। समझ में आया? तो ये कितना पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ये डिपेंड करेगा उसका मोल फ्रैक्शन उस सॉल्यूशन में कितना है। क्लियर? क्लियर? आगे देखो, तो मैं इसमें से एक केस ले रहा हूं, पी ए इज इक्वल टू जीटा ए का केस, ठीक है? ये सारा केस। अब देखो, पी ए अगर 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 मान लो यहां पे पी भी नहीं होता, मान लो यहां पे पी भी नहीं होता, तब के केस में एफ, अगर पी भी नहीं होता तब के केस में जीटा बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा? 0। एक चीज लिखे थे कि नहीं लिखे थे? जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल टू 1 होता है। नहीं लिखे हैं? लिखो वहां पे फिर वापस, जो मोल फ्रैक्शन देखे थे ना, मोल फ्रैक्शन में लिखो जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल टू होता है 1। ठीक, जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल टू कितना होता है? 1। बोलने का मतलब अगर एक सब्सटेंस का पार्शियल प्रेशर पता है तो 1 से माइनस करो तो दूसरा आ जाएगा। समझे? क्लियर है इतना? आगे देखो, तो जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल टू 1 होता है। अगर जीटा बी का ही वैल्यू अगर 0 है तो जीटा ए का वैल्यू कितना आएगा? जीटा ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। कब? एफ, सॉरी, इन प्योर ए, जब सिर्फ ए लिए हुए। क्लियर? जब सिर्फ ए लिए हुए, इन प्योर ए जीटा इज इक्वल टू 1, जीटा बी इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? इसको अगर आगे सॉल्व करोगे तो यहां से क्या आएगा? पी ए इक्वल्स टू के जीटा ए आएगा कि नहीं आएगा? ये आएगा। बस ये वैल्यूज अब यहाँ पे रखेंगे। अगर प्योर ए लिए हुए हैं, अगर ये प्योर ए लिए हुए हैं तो प्योर ए के केस में पी ए का वैल्यू कितना आता है? पी नॉट ए आता है। ठीक, अब देखो इसको यहाँ पे लिखो, क्या आ जाएगा? ये पी ए इक्वल्स टू के इंटू जीटा ए, के इंटू जीटा ए। हाँ एक मिनट, के इंटू जीटा ए। इतना समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? आगे
अब पी ए इज इक्वल टू के इंटू जीटा ए आ गया है। पी ए का वैल्यू अगर प्योर ए है, प्योर ए के केस में पी ए का वैल्यू क्या होगा, पी नॉट ए इक्वल टू जीटा ए का वैल्यू कितना है 1 प्योर ए के केस में, इसका तो के का वैल्यू कितना आ गया पी नॉट ए आ गया। अब ये वैल्यू को लाकर के यहाँ पे पुट कर दो भाई, ये क्या हो जाएगा पी ए इक्वल टू के का वैल्यू पी नॉट ए, और ये क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पार्शियल प्रेशर का वैल्यू समझ में आ गया आप। अगर वो सॉल्यूशन में ना होता, अगर वो सॉल्यूशन में ना होता, अकेले होता, तो जितना वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता उसका जो जितना वेपर प्रेशर होता उतना मल्टीप्लाई बाय सॉल्यूशन में जब है तब के केस में उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा उसका प्रोडक्ट, ये हो जाएगा तुम्हारा पार्शियल प्रेशर ऑफ सब्सटेंस ए। सेम ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ सब्सटेंस बी कैसे निकालोगे, पी नॉट बी इंटू जीटा बी। क्लियर हुआ, समझ में आया, पूरा छापो भाई और जीटा बी भी लिखो जल्दी, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं।